YouTube पर आपको ट्रैवल व्लॉग्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यात्रा की किताबों पर बातचीत बमुश्किल ही देखने को मिलती है। मैंने सोचा क्यों ना इस कमी को पूरा किया जाए और आपको रूबरू कराया जाए उन किताबों से। वो किताबें जिनमें लहराती नदियाँ हैं, गहराते समंदर हैं और हैं पहाड़ों की ऊंचाइयाँ या फिर मरुस्थलों की वीरानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका यात्राकार उमेश पंत। मैं खुद एक ट्रैवल राइटर हूं, तो जाहिर है यात्राओं की किताबों में दिलचस्पी भी है। तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि अपनी यात्राओं के साथ साथ दूसरे फेलो राइटर्स के लिखे पर भी कुछ बात करूं और उन यात्राकारों के बारे में भी बताऊं जो हमारे लिए यात्राओं के कितने ही किस्से लिख कर छोड़ गए हैं। आज मेरे पास ऐसी ही 5 यात्रा की किताबें हैं। इन किताबों के बारे में पहली ख़ास बात यह है कि ये सभी किताबें हिंदी में लिखी हुई हैं और दूसरी बात ये है कि ये विदेश यात्राओं पर हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है यात्राओं से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं उन हिंदी ट्रैवल बुक्स के बारे में जो आपको कराएंगी विदेश की यात्राएं। तो आज की जो पहली किताब है वो है विलायत के अजूबे। ये किताब मैंने राजकमल से मंगाई थी। ये वही प्रकाशन है जहाँ से मेरी दूसरी किताब आई है जिसका नाम है दूर दुर्गम दुरुस्त। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं। विलायत के अजूबे मूल रूप से फ़ारसी में लिखी हुई है और इसका नाम था शिगुरफनामाए विलायत। ये इसका ओरिजिनल नाम था। किताब के बारे में ये दावा है कि ये किताब किसी भी हिंदुस्तानी द्वारा यूरोप यात्रा पर लिखी गई पहली किताब है। पहले ये माना जाता था कि राजा राम मोहन राय वो पहले पढ़े लिखे हिंदुस्तानी यात्री थे जिन्होंने यूरोप की यात्रा की, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये यात्रा उनसे 65 साल पहले कर ली थी। वो 18वीं शताब्दी का दौर था जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था और यूरोपीय ताकतें भारत में मजबूत हो रही थी। ये किताब उसी दौर में लिखी गई किताब है। सोचिए, जब न हवाई जहाज़ थे, न यात्राओं के सुविधाजनक साधन, मिर्ज़ा साहब ने तब समुद्री मार्ग से एक बेहद कठिन यात्रा की। तो जाहिर है इस यात्रा के किस्से तो मज़ेदार होने ही हैं। किताब पढ़ते हुए आप भी उस यात्रा की मुश्किलों को जीते हैं और मिर्ज़ा साहब की जिज्ञासा का हिस्सा बनते हैं। अब यह है कि मिर्ज़ा साहब पहली बार यूरोप की यात्रा पर निकल रहे हैं और उस यात्रा में एक लंबी समुद्री यात्रा है जो कि बेहद कठिन भी है। तो उस कठिन यात्रा में उन्हें बड़े सारे जीव दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें व्हेल दिखाई देती है ना, उड़ने वाली एक मछली वो देखते हैं तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। वो जिक्र तो जलपरियों का भी करते हैं। अब जलपरियाँ उन्होंने देखी या नहीं देखी ये तो वही जानते होंगे, होती भी हैं कि नहीं हैं इसके बारे में भी कोई ऐसा सबूत पुख्ता तो नहीं है, पर किस्से कहानियों में हमने जलपरियों के बारे में सुना है। लेकिन इस किताब में वो दावा करते हैं कि वो जलपरियाँ उन्होंने देखी हैं और वो ये भी कहते हैं कि भारत के आसपास तो वो जलपरियाँ नहीं होती, लेकिन इन समुद्री इलाकों में जहाँ वो गए हैं वहाँ उनको जलपरियाँ दिखाई दी। इस किताब के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि सोचिए कि एक कट्टर मुस्लिम यूरोपीय संस्कृति को देख रहा है और वो भी बेहद खुले मन से, और जो भी देख रहा है उसे एकदम साफ तरीके से बिना लाग लपेट के बयां कर रहा है। तो ये इस किताब की एक ख़ास बात है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि जो धर्म के बारे में उनकी जो चर्चा है अपने साथियों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपने धर्म को वो जिस तरह से उसकी एक तरह से हिमायत करते हैं या उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब में केप टाउन, लंदन, ऑक्सफोर्ड, हॉलैंड जैसी जगहों पर की गई यात्राओं के विवरण बहुत ही रोमांचक और चुटीले हैं। तो डिटेल में इस किताब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मकसद है वो ये है कि हिंदी की उन यात्रा की किताबों के बारे में आपको जानकारी दूं जिनके बारे में इससे पहले लोग कम जानते हैं, शायद आपने नहीं सुना होगा इन किताबों के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस यात्रा वृत्तांत की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी है उनका नाम है असगर वजाहत। और हमारी जो अगली किताब है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ वो किताब भी उन्हीं की है। अब जानते हैं वो है कौन सी किताब। तो आज की अगली किताब है चलते तो अच्छा था। ये वो किताब है जो असगर वजाहत ने लिखी है। इस किताब में असगर वजाहत साहब के ईरान और अजरबैजान के यात्रा संस्मरण हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैंने जामिया से ही पढ़ाई की है और असगर वजाहत साहब जामिया में पढ़ाते थे। एक आध क्लास उन्होंने हमारी ली भी हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में थे, हिंदी डिपार्टमेंट में, और क्रिएटिव राइटिंग में उन्होंने हमारी कुछ क्लासेस ली हैं। इस किताब की ख़ास बात जो है वो मुझे ये लगी कि असगर वजाहत साहब ने बड़े ही सरल तरीके से अपनी यात्रा के बारे में लिखा है
और वो कुछ भी बताने से हिचकते नहीं हैं। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कोहे काफ की परियों के बारे में, और वो बाकायदा उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए अपनी एक यात्रा में निकल गए और उसका विस्तार से विवरण उन्होंने किया है। वो बाकू से गूबा चले आते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहाँ की लड़कियाँ परियों से खूबसूरत हैं। उन लड़कियों के रंग रूप, चेहरे मोहरे, कद काठी का विस्तार से वर्णन करते हैं, इतनी विस्तार से जिसे संस्कृत में कहते हैं नखशिख वर्णन। और फिर मीर तकी मीर को याद करते हुए उनके बारे में कहते हैं, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। एक मुस्लिम देश में वो अग्नि मंदिर में तलाश लेते हैं, तो कभी ठगों द्वारा ठग भी लिए जाते हैं, लेकिन यात्रा उनकी लगातार चलती रहती है। किताब के किस्से मज़ेदार हैं और भाषा बहुत ही आसान। ईरान और अजरबैजान के बारे में हिंदी में ना के बराबर लिखा गया है, इसलिए वजाहत साहब का ये यात्रा वृत्तांत आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज की अगली किताब है एक बार आयोवा। ये किताब लिखी है हिंदी के मशहूर कवि मंगलेश डबराल ने। राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी ये किताब है तो बहुत पतली और बहुत छोटी सी, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ एक बहुत अलग तरह का यात्रा वृत्तांत है। और जब मैं अलग कह रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये किताब एक राइटर्स रेजिडेंसी के दौरान लिखी गई है, और इस दौरान वो अमेरिका के आयोवा जाते हैं और उसी रेजिडेंसी के आसपास के किस्से किताब में दर्ज करते हैं। तो इसमें जगहों की कम और लोगों की ज़्यादा बात होती है। लोग भी ऐसे हैं जो या तो पढ़ने लिखने वाले हैं या कलाकार हैं, तो उनकी बातें हैं भी बहुत मज़ेदार। एक बात जो मैंने नोट की वो ये कि अमेरिकी कल्चर के बारे में किताब में कुछ तल्ख टिप्पणियाँ भी हैं। मंगलेश पाब्लो नेरुदा के हवाले से कहते हैं कि ये भैंस के चमड़े की तरह फैला हुआ है। यहाँ के लेखक या तो खुद से ऑब्सेस्ड हैं या फिर सेक्स से। किताब में अति उत्साही अमेरिकी लोगों पर तंज करते हुए एक मज़ेदार बात उन्होंने कही, किसी से पूछे हाउ आर यू तो जवाब मिलेगा एब्सोल्युटली फाइन या फीलिंग ग्रेट। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट फाइन। वाई ऑलमोस्ट? वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ बिकॉज नोबडी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब देखिए बात कितनी सही है, और एक छोटी सी लाइन में इतनी गहरी बात तो एक कवि ही कह सकता है। इस फॉर्मल सी दुनिया में लोग किसी को कहाँ ही बता पाते हैं कि वो असल में क्या महसूस कर रहे हैं, उनके भीतर चल क्या रहा है। किताब पढ़ते हुए आप डबराल साहब के मन को भी पढ़ सकते हैं, और एक कवि के मन को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होता है, यकीन मानिए। तो एक नन्ही मुन्नी सी सुंदर सी किताब है ये, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम एक बार फिर बता दूँ, एक बार आयोवा। वो अगली किताब जो मैं आप चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें वो है निर्मल वर्मा की हर बारिश में। निर्मल वर्मा यूरोप में खूब रहे हैं और उनकी कहानियों में प्राग का जिक्र आपको बहुत मिलेगा। इस यात्रा वृत्तांत में भी प्राग पर कुछ वृत्तांत हैं। निर्मल वर्मा किसी शहर में सिर्फ घूमते नहीं हैं, बल्कि वो उसकी रूह से गुजरते हैं। इसके लिए उस जगह पर अच्छा खासा वक्त गुजारना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। प्राग में रहते हुए निर्मल वर्मा यूरोपीय कल्चर को नज़दीक से देखते हैं। उन्हें पढ़ते हुए आपको एक नई दृष्टि, या जिसे वर्ड व्यू कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो मिलती है। अपनी किताब में एक जगह वो कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या कहते हैं। ये सही है कि प्राग जैसे अपेक्षाकृत छोटे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, संस्कृति के लगभग समस्त साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो खुद अपने में अद्वितीय अनुभव है, विशेषकर मुझ जैसे एक भारतीय के लिए जिसने अपने देश में नाटकों को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, संगीत को सिर्फ रिकॉर्डों में सुना है, और अपने प्रिय कलाकारों के चित्र सिर्फ अनुकृतियों में देखे हैं। संस्कृति के इस हॉट हाउस वातावरण से हटकर जब आप सचमुच एक स्वाभाविक रूप से सुसंस्कृत देश में आते हैं, तब पहली बार हमें संस्कृति का सामना मध्यवर्गीय ड्राइंग रूम से बाहर चलते फिरते लोगों के जीवंत प्रक्रियाओं में करना पड़ता है। सड़क पर खड़े मकानों की वास्तुकला में उतना ही जितना उन मकानों में रहने वाले लोगों के दैनिक रहन सहन में। एक अनुभव मेरे लिए कुछ वैसा ही था जैसे ज़िंदगी भर कागजी फूलों के बीच घिरे रहने के बाद सहसा उन फूल पत्तियों के संपर्क में चले आना, जो अपने जीवन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, खुद अपनी मिट्टी और हवा से अपना रस और गंध खींच लेते हैं। यूरोप के बारे में जो उनकी ये टिप्पणी है, ये बहुत ही सटीक टिप्पणी है, क्योंकि जब मैं अपनी यूरोप यात्रा पर गया था, उसके आप वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ व्लॉग्स इस चैनल पे हैं। तो
तो वहाँ पे एक्चुअली आपको देखने को मिलता है कि जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, वहाँ लोगों के रहन सहन का तरीका है, वो देख के लगता है कि आप एक ऐसी सुसंस्कृत जगह पे आए हैं जहाँ पे केवल किताबों में आप नहीं उसको संस्कृति को देख रहे हैं, जहाँ पे केवल फिल्मों में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक्चुअल दैनिक जीवन में आपको वो संस्कृति जो है वो देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से ये जो इनका ऑब्जर्वेशन है ये बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन है। निर्मल वर्मा को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो अपने आसपास के लोगों को कितनी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं और उनकी उदासियों के दरवाजे पर दस्तक दे आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लिखा हुआ सुनाता हूँ जो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा। जब आधी रात को पत्रकारों की क्लब उजाड़ हो जाती है और आखिरी एडिशन की खबरें भेजी जा चुकी होती हैं, तब भी गलियारे के कोने में एक महिला, काफ़ी बूढ़ी चेक महिला, शराब के गिलास के आगे खामोश बैठी रहती है। उन्होंने बहुत कुछ देखा भोगा है। पति स्पेन के गृह युद्ध में मारे गए थे, तब से वह एक शरणार्थी पत्रकार की हैसियत से प्राग में रहती है। कोई भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। यूँ भी इन दिनों खबरों, ख़तरों और अफवाहों के शहर में एक जगह ध्यान टिकाना मुश्किल है। एक बूढ़ी पियक्कड़ महिला पर टिकाना तो और भी मुश्किल। तो निर्मल वर्मा की राइटिंग में आपको ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। अगर आप कुछ फास्ट पेस्ड चुटीला पढ़ना चाहते हैं तो पहले ही बता देता हूँ कि निर्मल वर्मा आपको उतने पसंद नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप किसी की घने पहाड़ी जंगल में बने घर की बालकनी के सामने होती बारिश की बूंदों को देर तक थिरकते हुए देखना पसंद करते हैं तो निर्मल वर्मा की किताब आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप उन्हीं लोगों में से हैं। किताब ट्रैवलॉग के फॉर्म को भी कई बार तोड़ती है। कहीं पे निबंध हो जाती है, कहीं इंटरव्यू, तो कहीं कविता सी बहने लगती है। अब कविता की बात हो रही है तो अगली किताब जिनकी है उन्हें देश राष्ट्र कवि कहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर की। तो आज का 5वां यात्रा वृत्तांत है रामधारी सिंह दिनकर का मेरी यात्राएं। ये किताब आई है लोक भारती प्रकाशन से। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र जैसे मास्टरपीस लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता, पर ये कम लोग जानते हैं कि उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। अपने इस यात्रा वृत्तांत में दिनकर जी अपनी लंदन, यूरोप, पीकिंग, शंघाई, थैंचिंग, नानकिन, मॉरिशस और कीनिया जैसी जगहों की यात्राओं के किस्से बताते हैं। दिनकर एक राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं और सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। इस किताब को पढ़ के लगता है कि ये दिनकर की पहली विदेश यात्रा है और इस यात्रा को लेके वो बहुत असहज भी हैं। लेकिन किताब में जो है वो आपको बहुत सारी जगहों की यात्रा के किस्से मिलेंगे। पीकिंग की यात्रा के किस्से आपको इसमें मिलेंगे, मॉरिशस की यात्रा के किस्से मिलेंगे। और मॉरिशस की यात्रा करते हुए उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही हैं जो मुझे लगता है कि आज की तारीख़ में वो बातें, ख़ासकर जब देश में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, उस दौर में उनकी कही ये बातें हमको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। इसलिए मैं आपको वो बातें पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि हिंदू किसी भी धर्म से द्वेष नहीं रखता। वह आरंभ से ही सभी धर्मों का आदर करता रहा है और सभी धर्मों को शरण देता रहा है। भारत सभी धर्मों को अपना ही धर्म समझता है और वह सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। धर्म को लेकर आपस में झगड़ा करना मूर्खता का काम है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे धर्म के बाहरी रूप हैं। ये शाखाएं हैं, वृक्ष की बाहरी डालियां हैं। असल में वृक्ष की जड़ एक है। धर्म बहुवचन होकर झूठा हो जाता है, एक वचन रहकर ही वह सत्य रहता है। जो आदमी यह समझता है कि धर्म अनेक हैं, वह अभी धर्म के मार्ग पर नहीं आया है। जो भी आदमी धर्म की राह पर आ जाएगा वह सभी धर्मों को एक ही धर्म समझेगा। धर्म को लेकर झगड़ा जितना बड़ा बेहुदापन है, उससे बड़ी मूर्खता यह है कि लोग जात पात को लेकर आपस में मनमुटाव पैदा करें। इस मामले में मॉरिशस के हिंदुओं को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर इसीलिए इतने बड़े राष्ट्र कवि हुए। उन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत में भी जो बातें कही हैं वो आई थिंक आज के समय में हमें अपनाना उन बातों को बड़ा ज़रूरी है, उन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि धर्म, कितनी प्यारी बात कही कि धर्म जो है वो बहुवचन में नहीं सत्य नहीं है, वो एक वचन में ही सत्य है। तो ये थी वो 5 किताबें जो हिंदुस्तानी लेखकों ने अपनी विदेश यात्राओं पर लिखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यात्रा से जुड़ी और कौन सी किताबों के बारे में आप जानना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और ये तो आपको क्या ही बताना कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अगर आप चाहें तो यात्राओं पर मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं, 2 ट्रैवलॉग लिखे हैं। पहला है इनर लाइन पास और दूसरा है दूर दुर्गम दुरुस्त। ये दोनों ही किताबें अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, जिन्हें आप नीचे दिए गए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मंगा सकते हैं। यात्राओं से जुड़े किस्से, कहानियाँ, व्लॉग यहाँ आते रहेंगे। आप देख रहे थे अपने यात्राकार उमेश पंत के साथ ये शो, जिसका नाम है मिलते हैं अगले वीडियो में।